हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आइए भाई फटाफट से। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर को, रोमांटिक पोएट को, जिसका नाम है जॉन कीट्स। ठीक है, नाम भी छोटा सा है, उम्र भी छोटी सी, लेकिन वर्क बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। पोएम इतनी फेमस लिखी हैं कि जिनकी वजह से इनको एक बहुत अच्छी पहचान मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं हम जॉन कीट्स की। तो आपको पता है जॉन कीट्स जो है रोमांटिक पोएट है, ये तो सबको ही पता है भाई, रोमांटिक पोएट है। तो जो रोमांटिक पोएट्स हैं बेसिकली, एक तो वो यंगर रोमांटिक्स हैं, मतलब यंग रोमांटिक्स के अंदर काउंट होता है, सेकंड जनरेशन के रोमांटिक्स में काउंट होते हैं। यदि हम बात करें फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स की, तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस्टर कॉलरिज है और आपका विलियम ब्लैक है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। सेकंड जनरेशन के पोएट्स की यदि हम बात करें तो उसमें आपका जॉन कीट्स है, उसमें लॉर्ड बायरन आता है और पीबी शैली आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स एंड पीबी शैली, ये आपके सेकंड जनरेशन के पोएट माने जाते हैं। रोमांटिक सेकंड रोमांटिक जनरेशन के पोएट जो है ये माने जाते हैं। तो रोमांटिक पोएट है भाई ये सेकंड जनरेशन के, जो जॉन कीट्स है। बहुत अच्छे, छोटी सी उम्र में इनका लाइफ स्पैन देखो, 1795 से 1821, 1795 से 21, ध्यान से देखो, सिर्फ 25 ईयर्स, सिर्फ 25 ईयर, मात्र 25 साल की उम्र में जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी टाइप आप कह सकते हो, कफ, कॉल्ड, ब्लड, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स इनको थी और इनकी वजह से इनकी जो है 25 की एज में ही डेथ हो जाती है। तो इनके स्टार्टिंग में इन्होंने, यदि इनके जन्म की बात करें तो इनका जो बर्थ होता है डेट इज लंदन। प्लेस याद रखना आपको, मूरगेट। ठीक है, प्लेस याद रखना है मूरगेट, रिलेटेड टू लंदन। ठीक है, इन्होंने अपना जो राइटिंग करियर था एज ए सर्जन, इन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया था, लेकिन आपको पता है भाई पोएट फीलिंग अंदर से राइटिंग की थी, तो सर्जन में कैसे फेमस हो सकते थे। तो ये ज्यादा सर्जन के रूप में बिल्कुल भी फेमस नहीं हुए, क्योंकि इनको फेमस होना था एक पोएट के रूप में, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इनका जो मेडिकल स्टूडेंट रहे गाइज हॉस्पिटल, ये इंस्टीट्यूशन था एक, ध्यान रखेंगे, कहीं सोचे हॉस्पिटल, तो मतलब लाइक ए इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये ली हंट और लॉर्ड बायरन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, मतलब बेसिकली ली हंट से और लॉर्ड बायरन, इन दोनों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे भाई जॉन कीट्स, आपको याद रखना है। ठीक है, ली हंट ने मतलब कहीं ना कहीं इनको जो राइटिंग का स्टार्टिंग करने का एक क्रेज राइटिंग का लेके आए, तो ली हंट लेके आए थे। ली हंट को भी ये था कि एक राइटिंग का क्रेज होना चाहिए इनके अंदर, तो कहीं ना कहीं ली हंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी राइटिंग के क्रेज के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, इनका जो ब्रदर होता है जॉन कीट्स का, वो भी ट्यूबरक्लोसिस से मतलब होते हैं, डिजीज से ग्रसित होते हैं कह सकते हो, और उनकी भी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कीट्स के ऊपर उनका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, इनकी बिलाव्ड का नाम याद रखना है फैनी ब्राउन। ठीक है, FANNY, फैनी, BROWNE, फैनी ब्राउन इनकी बिलाव्ड थी। बट उन्होंने कभी भी जॉन कीट्स के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। कितनी बेदर्द थी, छोटी सी उम्र में बंदा मर गया, बता, एक्सेप्ट कर लेती, खुश होके मरता, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये उनके प्यार को कभी भी इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बिल्कुल भी। ठीक है, 1921 में जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इनका जो एपिटैफ है, एपिटैफ क्या होता है, जैसे कि डेथ हो जाती है तो एक ग्रेव बना देते हैं इनकी, है ना, एक पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर ऐसे कुछ कुछ लिखते हैं, तो उनको हम एपिटैफ बोलते हैं। ठीक है, तो एक एपिटैफ होता है इनकी ग्रेव के, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, ये लाइन्स आप याद करना, Here lies one whose name was written in water। यहां पर वो बंदा है जो पानी से, मतलब जिसका नाम लिखा है, समझ रहे हो ना इस फ्रेज का मतलब, पानी से नाम लिख रहा। कहते हैं ना क्षण भंगुर है पानी, पानी के ऊपर क्या ही टिकता है। तो इनकी जिंदगी कितनी सी थी, इतनी सी जिंदगी यार, क्या होती है 25 साल की जिंदगी, सोच के देखो। तो मतलब इनकी ग्रेव के ऊपर ये वर्ड्स लिखे थे, तो आपको ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। Here lies one whose name has written in the water, तो ये लाइंस आपको पक्की याद रखनी है, इनकी एपिटैफ पे लिखी हुई थी। ठीक है, कुछ और इनके लिए फेमस पॉइंट कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। जॉन कीट्स की लाइफ, मतलब बायोग्राफी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्टेबल कीपर थे इनके, जो फादर थे वो स्टेबल कीपर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको भाई ग्रीक लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ग्रीक और जो क्लासिकल लिटरेचर है इनको बहुत ज्यादा पसंद आता था, मतलब ये बहुत इंजॉय करते थे। इवन जो वर्जिल एनिड है उसको भी इन्होंने ट्रांसलेट करने का काम किया, अपना क्लासिकल वर्क है, यू ऑल नो वेल। ठीक है, तो वर्जिल्स के एनिड को भी इन्होंने ट्रांसलेट करने का काम किया। तो आप देख सकते हो छोटी सी उम्र में क्लासिज्म, मतलब ग्रीक मिथ्स, ये सब इनको बहुत पसंद था, मतलब जॉन कीट्स को, और इनके वर्क्स में ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर ये इंग्लिश को, मतलब स्पेंसर को बेसिकली बहुत पसंद करते थे, मतलब स्पेंसर की पोइट्री इनको बहुत ज्यादा पसंद थी। इवन आगे इनकी एक पोएम है जो स्पेंसर की पोएट से भी
के स्टेंजा से इंस्पायर्ड थी। तो स्पेंसर की पोइट्री को ये बहुत पसंद करते थे अपनी राइटिंग्स में, इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। तो काफी सेंसेशन था इनकी पोइट्री के अंदर, ठीक है ना, हेलेनिज्म था इनकी पोइट्री के अंदर। तो ये सब कुछ मतलब मिस्टीरियस, हेलेनिज्म, सेंसेशन, ये सारी क्वालिटीज इनकी पोइट्री पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है, ही वॉज द मेंबर ऑफ कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर ये टर्म आई है कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। क्या है ये कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, एक मैगजीन है ब्लैकवुड नाम से, एक मैगजीन थी ब्लैकवुड नाम से। वो मैगजीन्स काफी राइटर को क्रिटिसाइज करती थी। तो ली हंट है, विलियम हैजलिट है और जॉन किट्स, इन्होंने मिलकर एक अपना बनाया जिसको नाम दिया कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। और मतलब उसको जवाब देने के लिए, जो ब्लैकवुड मैगजीन्स में इनके लिए कुछ नेगेटिविटी लिखी जाती थी, उसको जवाब देने के लिए उन्होंने अपना एक संप्रदाय, ग्रुप, वट एवर यू कैन से बनाया, जिसका नाम था कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। तो ध्यान रखना, कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के पार्ट थे कौन, जॉन किट्स, ली हंट और विलियम हैजलिट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, 1890 मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ किड्स लाइफ। क्यों, इस टाइम इन्होंने सबसे मैक्सिमम, सबसे फेमस ओट्स अपनी लाइफ के इस टाइम पे प्रोड्यूस करे हैं, तो इसीलिए 1819 इनका मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है इनकी जिंदगी का। ध्यान रखना, 6 ग्रेट ऑड इस टाइम पे इनके जो है पब्लिश हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, ली हंट को भी ये बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब सबको ये बहुत ज्यादा मानते थे। मतलब जॉन किट्स क्या कहते थे कि आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट होलीनेस ऑफ हार्ट, अफेक्शन एंड ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। कि मुझे लगता है कि मैं इतना कुछ नहीं हूं, बट मेरे स्पिरिट है, होलीनेस है, ट्रूथनेस है, ये सब चीजें हैं मेरी राइटिंग में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी किड्स के लिए लिखी गई स्टेटमेंट है, याद रखेंगे आप। बायरन क्या कहता था, लॉर्ड बायरन ये कहता था कि भाई जो किड्स है ना वो ऐसे ही नहीं मरा। एक मैगजीन थी जिसका नाम था क्वार्टरली, ठीक है, एक मैगजीन थी जिसका नाम था क्वार्टरली। ये कहते हैं कि उस क्वार्टरली मैगजीन ने बहुत बुरे बुरे रिव्यूज लिखे थे जॉन किट्स के लिए। तो जॉन किट्स पे इन रिव्यूज का बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ था। भाई मरना तो एक देन है भगवान की, क्या पता बंदा कब मर जाए, बट ऐसा लॉजिक लगाया जाता है कि इसमें इतना इंसल्ट किया गया जॉन किट्स को कि फाइनली ये मर ही जाते हैं बेचारे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्वार्टरली जो मैगजीन है इसमें इतने बेकार रिव्यूज थे। तो यहाँ पर एक कोटेशन आती है जो एग्जाम में आपको पूछी गई थी, नेट के एग्जाम में भी आपको पूछी जाए, HPSC इज जस्ट लाइक नेट लेवल। तो यहाँ पर बायरन क्या कहता है, हु किल्ड किड्स, किड्स को किसने मारा, आई से क्वार्टरली। ये कहता है कि मैं कहता हूं क्वार्टरली ने मारा है, मतलब उस मैगजीन के रिव्यूज की वजह से जॉन किट्स की डेथ हुई है, दुख के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है। तो ये दो मैगजीन्स हैं जिन्होंने इसके लिए नेगेटिव रिव्यू दिए थे, एक ब्लैकवुड और दूसरी क्वार्टरली। तो आपको ये दोनों की दोनों मैगजीन्स यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, हाँ, क्लियर। अब इनके कुछ फेमस वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये इनकी बायोग्राफी थी। अब बायोग्राफी से ये क्वेश्चन नहीं आते बंदा कहाँ मरा कहाँ जिया, टाइम जा चुका है, ये अलग डिफरेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क है, द नेम ऑफ डेट वर्क इज एंडीमियन। कितना फेमस है सबको पता होगा। विलियम जॉन किट्स की एक लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, है ना। कहीं भी हम नेचर का कोई भी चीज देखते हैं, फूल की फोटो खींची, स्टेटस पे डाला, नीचे आपने कैप्शन डाल दिया थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, क्योंकि लिटरेचर के जो हम पुजारी हैं हम कुछ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो एंडीमियन इनकी 4000 लाइन्स की पोएम थी, 4000 लाइन्स में पोएम थी। 1888 में ये पोएम थी, लॉन्ग नरेटिव पोएम थी, ध्यान रखना है। 4 वॉल्यूम्स के अंदर ये लिखी गई थी, मतलब 4 वॉल्यूम इन द सेंस 4 पार्ट आप कह सकते हो। ठीक है, 4 वॉल्यूम्स में लिखी गई पोएम थी ये जॉन किट्स की, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। लिखी गई थी 1817 में, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1818 में। ठीक है, लिखी गई थी 1817 में, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1818 में, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और ही वॉज डेडिकेटेड दिस पोएम, तो इसने इस पोएम को डेडिकेट किया था थॉमस चैटरटन को। ठीक है, थॉमस चैटरटन को इसने इस पोएम को क्या किया था भाई, डेडिकेट किया था। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना। और 4000 लाइंस की ये क्या थी, पोएम थी। इसके अंदर क्या था बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर ग्रीक मिथ से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि इसकी बेसिकली पोइट्री ग्रीक मिथ से इंस्पायर्ड थी, तो सेम पोएम ये भी ग्रीक मिथ से इंस्पायर्ड थी। इसमें जो आपका हीरो है एंडीमियन है, ठीक है, हीरोइन जो है वो सिंथिया है, हीरोइन यहाँ पर सिंथिया है, और हीरो क्या है, एंडीमियन है। एंडीमियन एक शेफर्ड है, और जो सिंथिया है ये गॉडेस है, वही देवी टाइप में है। ठीक है, तो इनकी जो स्टोरी है यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर। ठीक है, हाँ,
इट ओपन्स विद द फेमस लाइन, आपको पता है इसकी जो ओपनिंग लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, आपको ये फेमस लाइन है। ये लोनलीनेस जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये बहुत सबको पता ही है कि ये लवलीनेस इंक्रीज होती रहती है, तो ये लाइन्स है, बहुत फेमस है इसकी। अब बात कर लेते हैं बुक 1 में बेसिकली क्या है, ठीक है। बुक 1 की यदि हम बात करें, बुक 1 के एंडीम्योन की, तो बुक 1 में डिस्क्राइब किया गया है फेस्टिवल ऑफ गॉड पैन। ये मतलब जैसे आपको पता, जो शेफर्ड्स लोग होते हैं चरगाहा वाले टाइप में ही होते हैं ना, तो चरगाहों के देवताओं की बात यहाँ पर की गई है बुक 1 के अंदर, जो कि माउंट लेटमोस पर्वत के ऊपर है। तो यहाँ पर ये पर्वत का नाम आ गया है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो माउंट लेटमोस पर्वत के ऊपर ये जो है डिस्क्राइब है, आपको पता है बुक 1 में ये डिस्क्रिप्शन है। फिर हम बुक 2 की बात कर लेते हैं। बुक 2 में डिस्क्राइब किया गया है एंडीम्योन इज वॉन्डरिंग इन द सर्च ऑफ ट्रू लव, कि एंडीम्योन जो है सच्चे प्यार की तलाश में इधर उधर घूम रहा है बुक 2 के अंदर, ठीक है। बुक 3 के अंदर हम बात करें तो बुक 3 के अंदर जो बात की गई है वो इस तरीके से किया गया है कि उसके अंदर आपको ये याद रखना है, आपका कैरेक्टर ग्लूकस नाम का एक, मतलब जैसे मछुआरा टाइप होता है, उसको कोई जादुई घास मिल जाती है, उसको खा के वो देवता बन जाता है, ठीक है। तो बुक 3 में इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। सी मोनेस्टर कोई सी की देवी है, ठीक है। तो इन सब का जिक्र यहाँ पर बुक 3 के अंदर किया गया है। और बुक 4 के अंदर जब ये घूमता रहता है तो इसको सिंथिया मिल जाती है, और जो इनकी लव स्टोरी है वो बुक 4 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस की गई है सारी की सारी। यहाँ पर आपको ग्लूकस एंड यहाँ पर आपको ये सभी जो यहाँ पर ये बन जाते हैं आपके, ठीक है। एंडोमियन जो है वीनस और एडोनियस से मिलते हैं, ठीक है। अथ्रोसा एंड एल्फस से मिलते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर लव कपल दिखाए गए हैं। वीनस एंड एडोनियस दिखाया गया है, एथ्रोसा एंड एल्फेस दिखाया गया है, ग्लूकस एंड सिलिसा दिखाई गई है। तो ये सारे कैरेक्टर यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो और सिंथिया इसकी इंपॉर्टेंट जो आइडियल ब्यूटी के लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी पोएम है जो आपको ध्यान रखनी है, ओड टू ऑटम, ठीक है। ऑटम आपको पता है ऑटम एक सीजन होता है, तो उसी सीजन के ऊपर जॉन किट्स ने पोएम लिखी है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप इसका जो है नाम बेसिकली याद रखना है, ठीक है। सीजन है, ऑटम सीजन के बारे में दिखाई गई है। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, ऑटम की डिस्क्राइब की गई है। और मेलो फ्रूटफुलनेस जो फ्रेज है इस सीजन के लिए यूज की गई है। तो आपको यहां से ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। ओपनिंग लाइन है इसकी आपको याद रखना है। ओड टू ऑटम की जो ओपनिंग लाइन है आप ये याद कर लेना, ठीक है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ठीक है। तो यहां पर आपको ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपको याद रखनी है कि ये लाइंस ओड टू ऑटम से हैं। जस्ट रिमेंबर द लाइंस, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी पोएम, काफी इंपॉर्टेंट है, ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी पोएम है जॉन कीट्स की, द नेम ऑफ द पोएम इज ईव ऑफ सेंट एग्नीज सॉरी, ईव ऑफ सेंट एग्नीज 42 स्टेंजाज में लिखी हुई एक सेंसुअस जो है पोएम है ये, ठीक है, जो एक वुमेन के बारे में दिखाती है। ईव ऑफ सेंट एग्नीज काफी अच्छी पोएम है यदि हम इसको कहें। इसके अंदर जो लव स्टोरी है वो मेंडालिन और प्रोफेरियो की है, ठीक है। प्रोफेरियो और मेंडालिन की क्या है इसके अंदर लव स्टोरी है, मेंडलिन आप कह सकते हो। प्रोफेरियो और मेंडलिन की जो है यहाँ पर लव स्टोरी है, जिनकी फैमिली एक दूसरे से नफरत करती हैं और प्यार की वो पुरानी टिपिकल कहानी, परिवार दुश्मन, आखिर में जीत हुई सच्चे प्यार की। तो मतलब दिस काइंड ऑफ स्टोरी इज ईव ऑफ सेंट एग्नीज, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग लाइन है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ओपनिंग लाइन है, एंड ऑन हिज हार्ट रिवर्स, ठीक है, रिवाइव्स ऑफ द वेस्पर ऑफ ऑल दीज वर्थ पर्ल्स। तो इस टाइप से ये ओपनिंग लाइन है, थोड़ा सा इनको माइंड में रख लेना, ठीक है। तो ईव ऑफ सेंट एग्नीज। नेक्स्ट है आपको पता द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ओ टू नाइटिंगेल। ओ टू नाइटिंगेल बहुत प्यारी सी पोएम है जॉन किट्स की, जो एक नाइटिंगेल एक घोंसला बना देती है। जॉन किट्स उसको सुनते हैं तो अपनी जिंदगी की जितनी मेलंकली, जितना दुख था उससे बाहर आ जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन जैसे उस दुनिया से वापस आते हैं फिर देखते हैं यार ये वाली दुनिया तो बड़ी दुख दर्द वाली है। तो बहुत प्यारी सी पोएम है ओ टू नाइटिंगेल, जो कि एक कोलैबोरेशन में वर्क है चार्ल्स ब्राउन के साथ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कोलैबोरेशन में वर्क है चार्ल्स ब्राउन के साथ, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1819, 1819 की स्प्रिंग है जिसकी ये पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको बता दी है। मतलब यहाँ पर ये तो मैंने पूरी वैसे लाइन लिख रखी है कि किट्स ने यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया है क्या नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर नाइटिंगेल की कहानी है। नाइटिंगेल को इसने बोला है लाइट विंग निम्फ। निम्फ होती है लाइक जैसे परियां होती हैं, जल परी, समुद्र परी, इस टाइप की। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है लाइट विंग्स निम्फ ऑफ ट्री किसके लिए यूज हुआ है भाई, नाइटिंगेल के लिए यूज किया है किसने, जॉन किट्स ने, क्योंकि ऐसे ही तो क्वेश्चंस बन जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जॉन किट्स का जो नेक्स्ट वर्क है, डेट इज इजाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल। ठीक है, इजाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल। तो इजाबेला आपको दिख रहा है, ये नाम है, ये इसका सब टाइटल है। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइटल है। तो गाइज यू शुड रिमेंबर ऑल सब टाइटल्स। सब टाइटल्स एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब टाइटल्स। ठीक है, तो इजाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल 1820 में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। तो यहाँ पर नाम से ही देखो, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, मतलब इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मजा आ रहा है इसको स्टोरी को पढ़ने में। देखो क्या स्टोरी है ये, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, बकेशियो के डेकामेरम से इंस्पायर्ड थी, मतलब बकेशियो के डेकामेरम से इसको लिया गया था, ये कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लेडी होती है इजाबेला, उसका नाम होता है, वो पसंद करती है लोरेंजो, जो अपना कैरेक्टर है, जो अपना हीरो है, उसका नाम है लोरेंजो। तो इजाबेला जो है लोरेंजो को बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब हुआ क्या, उसके भाई को पता चल जाता है, मतलब उसका भाई बड़ा आदमी होता है, ये उसका एम्प्लॉय टाइप का होता है। अब भाई पसंद नहीं करता, भाई उसका खलास कर देता है, और पोर्ट ऑफ बेसिल के अंदर ये कहती है, उसको दबा देती है, मतलब इजाबेला ऐसा कहते हैं। फिर भाई ये अपने आंसुओं से उसको पानी देती है, कहते हैं वो हरा भरा हो जाता है। ठीक है, इसके भाइयों को पता चलता है, लास्ट में उसको फेंक देते हैं और ये रोती रहती है। मतलब इस तरीके की जो है कहानी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो बकेशियो के डेकामेरम से इंस्पायर्ड है। आपको ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। और लास्ट लाइन यहाँ पर ये याद रखनी है, ओ क्रुएलिटी टू स्टील माई बेसिल पॉट अवे फ्रॉम मी। ठीक है, तो ये लाइंस आपको ध्यान रखनी है, इजाबेला द पॉट ऑफ बेसिल से ली गई है। ठीक है, ओ क्रुएलिटी टू स्टील माई बेसिल, ठीक है, पॉट अवे फ्रॉम मी, ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो इनका वर्क है डेट इज हाइपीरियन। काफी इंपॉर्टेंट अनफिनिश्ड वर्क है, ध्यान रखेंगे, हाइपीरियन। ठीक है, हाइपीरियन इनका कंप्लीट नहीं हुआ, अनफिनिश्ड वर्क को आप फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेगमेंट है, ये अनफिनिश्ड है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी जो थीम है वो ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है। तो ग्रीक मैथोलॉजी यहाँ पर जो है थीम यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है कैलियोप एंड थिया जो कैरेक्टर है, मतलब जो हीरो हीरोइन कह सकते हो, तो ग्रीक मिथ्स के जो कैरेक्टर्स हैं कैलियोप एंड थिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाइपीरियन द गॉड ऑफ सन, मतलब सन समुद्र के, ये है ना, ग्रीक में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, जैसे अपने 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, इनके भी ऐसे ही बहुत सारे देवी देवताएं हैं। तो ये ठीक है, यहाँ पर द गॉड ऑफ सन, तो यहाँ पर ये गॉड ऑफ सन है कौन भाई, हाइपीरियन। ठीक है, और क्लीमेन इनकी जो है गॉडेस है, इनकी बिलव्ड आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की जो है लव स्टोरी है, और जो इंस्पिरेशन मिली है वो दांते के वर्क से मिली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दांते के वर्क से, मतलब दांते जो पुराने पुराने वर्क्स हैं उनको इंस्पिरेशन वहां से इन्होंने ली हुई है। और आपको पता उनमें जो पुराना एक कैरेक्टर है टाइटन, टाइटन जो है हार जाता है किसी युद्ध को, और उसी हार को दिखाया गया है इस वर्क में घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये जो है टाइटन का फॉल जो था ओलंपियंस के ऊपर, तो ये ही यहाँ पर पूरा दिखा रखा है। ठीक है, डिस्पेयर है कि कैसे टाइटन, कैसे मतलब जब ओलंपियंस का फॉल है तो उसके बाद जो टाइटन है वो कैसे दुखी होता है। ठीक है, मतलब टाइटन जो है हार जाता है। ठीक है, तो वो वाली चीज यहाँ पर दिखाई गई है। फिर इसने हाइपीरियन का एक सिक्वल बनाने की कोशिश करी। सिक्वल होता है जैसे धूम 2 पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 जिसको नाम दिया फॉल्स ऑफ हाइपीरियन, जिसका सबटाइटल आपको याद रखना ए विजन। ठीक है, फॉल्स ऑफ हाइपीरियन जिसका सबटाइटल याद रखना ए विजन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, इसके जो मोनेटा कैरेक्टर है आपको यहाँ पर याद रखनी है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, म्यूज टाइप की एक कैरेक्टर है मोनेटा, जैसे देवी होती है, किसी को इन्वोक करके हम अपना काम करते हैं इस टाइप से, तो यहां पर मोनेटा कैरेक्टर है, याद रखना है आपको पक्का, फॉल्स ऑफ हाइपीरियन में। नेक्स्ट है ला बेले डैम सेंस मर्सी। ला बेले डैम सेंस मर्सी का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, मतलब एक सुंदर महिला जिसमें कोई दया रहम नहीं है, मतलब उसको बोलते हैं ला बेले डैम सेंस मर्सी। तो इस पोएम की एक खास बात क्या है, लिरिक और बैलेड, आपको पता पोइट्री की थीम होती है लिरिक, इस शॉर्ट म्यूजिकल सी पोएम, बैलेड भी एक ट्रुप टाइप की पोएम होती है। तो इस पोएम की खास बात क्या है, इसमें लिरिक और बैलेड दोनों चीजें कंबाइंड है, मतलब लिरिक और बैलेड दोनों चीजें यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में डाली गई हैं, लिखी गई हैं। ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ये जो है आपको ध्यान रखना 2 पोइटिक फॉर्म कंबाइन है किड्स की कौन सी पोएम में, ला बेले डैम सेंस मर्सी के अंदर।
ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि एक अननोन स्पीकर होता है, अननोन नरेटर है, कि एक ब्यूटीफुल लेडी उसको किसी केव में ले जाती है कि हाँ चल मैं तेरे साथ सोऊंगी, रात बिताऊंगी, बट वो देखता है वो तो किसी ठंडी जगह पर अकेला पड़ा मिलता है। तो वो कहता है भाई लेडी बिना मर्सी की थी जो भी थी, ठीक है। तो इविल ब्यूटीफुल जो लेडी है यहाँ पर वो ही चीज दिखा रखी है कि कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, उसी एक्सप्रेशन को इस पोएम के अंदर दिखाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वर्क है लामिया, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है लामिया, तो लामिया जो है ये एक नरेटिव पोएम है, काफी इंपॉर्टेंट है। लामिया की जो स्टोरी है ना, आपको ध्यान रखना, काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बताती हूँ। लामिया की जो स्टोरी है वो बर्टन्स का वर्क है, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बर्टन्स का वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। यही तो क्वेश्चंस बनते हैं, किस वर्क से क्या इंस्पायर्ड है, किसमें क्या कोट है, किसमें क्या कैरेक्टर है, कौन सा फेमस है, क्या किसके लिए किसने कोई क्रिटिक किया, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो स्टोरी है बर्टन्स की एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, जहां पर आपको याद रखना लामिया एक स्नेक वुमेन है, मतलब स्नेक वुमेन समझ रहे हो, नागिन टाइप की, मतलब स्नेक वुमेन है लामिया वहां पर। और होता क्या है भाई, ये स्नेक वुमेन को एक गॉड मिलता है, और वो गॉड हर्मेस जो गॉड होता है वो क्या करता है, एक निम्फ की हेल्प से इसको एक ब्यूटीफुल लेडी में बदल देता है। जब ये एक ब्यूटीफुल लेडी में बदलती है, एक बंदे को इससे प्यार हो जाता है, उससे शादी करने लग जाता है। लेकिन दूसरा बंदा आके, मतलब जो देवता आके बता देता है कि भाई ये तो ऐसे ऐसे है, फिर ये गायब हो जाती है और वो बंदा बेचारा रोता रह जाता है। तो मतलब इस तरीके की यहाँ पर स्टोरी है, बट आपको कैरेक्टर्स ध्यान रखना है कौन है। तो लामिया है जो स्नेक वुमेन है, ठीक है। फिर यहाँ पर गॉड है, एक हर्मेस है, ठीक है, जो एक निम्स को खोज रहा है, मतलब उसकी हेल्प से फिर इसने क्या करा भाई, इसको एक सुंदर लेडी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसको जो हीरो मिलता है, उस हीरो का नाम है कॉर्निथ, कॉर्निथ एक मिनट लिकिस, ठीक है, लिकिसियस इसका जो हीरो है, ठीक है, लिकिसियस आपका जो है हीरो है, यहाँ पर इसका कैरेक्टर है, आपको याद रखना है। और अपोलोनियस जो है ग्रीक गॉड है, ठीक है, अपोलोनियस एक और गॉड है जो कि लिकिकस को इसकी पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे ये कोई देवी नहीं है, ये तो नागिन है, ठीक है। तो इस तरीके से छोड़ के भाग जाता है। तो यहाँ पर आपको अपोलोनियस और ये सब याद रखना है सारा का सारा, ठीक है। और ये बंदा जो है दुख में मर जाता है, क्लियर। हाँ, ओड टू ऑटम हम पढ़ चुके हैं वैसे, उसके अंदर ये लाइन है, याद कर लेना, वेयर आर सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये लाइन है वेयर आर सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, फेमस लाइन है, ओड टू ऑटम की है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, ट्रुथफुलनेस के बारे में है, लेबर के बारे में है, और आपकी अल्टीमेट कुछ डिक्लाइंस डिजायर है उनके बारे में भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी पोएम है, द नेम ऑफ द नेक्स्ट पोएम इज ओड टू ग्रेशियन अर्न, ठीक है, नेम ऑफ द नेक्स्ट पोएम इज ओड टू ग्रेशियन अर्न, 1819 में, ठीक है, 1819 इनका मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था। तो ओड टू ग्रेशियन अर्न, इसके अंदर 2 चीजें हैं बेसिकली, एक तो लव मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, दूसरा कुछ विलेजर्स का कुछ सेक्रीफाइस का इशू है, प्रीस्ट एंड विलेजर सोल सेक्रीफिकेशन, और ऐसा कुछ 2 इवेंट्स ओड टू ग्रेशियन अर्न के अंदर दिए गए हैं। बट आपकी 2 कोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। इसकी 2 कोटेशन ही है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो इसकी क्लोजिंग लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, सुनी होगी, बहुत फेमस लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। तो ये बहुत फेमस लाइन है, आपको ध्यान रखनी है ओड टू ग्रेशियन अर्न से। इसके बाद डेट इज ऑल वी नो ऑन द अर्थ, मतलब इसी की है पूरी, ये पूरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये इसी की कोटेशन है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, डेट इज ऑल वी नो ऑन द अर्थ। तो ये पूरी लाइन से ध्यान रखना, ओड टू ग्रेशियन अर्न से है। फिर आपको यहाँ पर एक और लाइन है जो काफी फेमस लाइन है, आपको याद रखना, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड, अनहियर मतलब हियर से निकला है, तो हियर्ड हर्ड कुछ भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहियर्ड आर स्वीटर, मतलब जो मेमोरीज हम सुनते हैं, जो चीजें हैं वो स्वीट होती हैं, बट जिनको हम नहीं सुनते वो तो और स्वीट होती है, मतलब फीलिंग्स, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ओड टू ग्रेशियन अर्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वन ऑफ पोएम है बाय जॉन किट्स, ठीक है। देखो 25 साल में कितना इतिहास रच के चला गया। नेक्स्ट है ओड टू मेलंकली। ओड टू मेलंकली, मेलंकली जो शब्द है दैट इज लाइक मतलब शांत, दुख, इस टाइप का होता है। तो ओड टू मेलंकली को जब ये कंपोज कर रहा था, तो उस टाइम ये बर्टन की ओड टू मेलंकली को पढ़ रहा था, जैसे हमने पहले पढ़ा है। तो लामिया की स्टोरी इंस्पायर्ड है ओड टू मेलंकली से, कंफ्यूज मत होना, लामिया की स्टोरी इंस्पायर्ड है ओड टू मेलंकली से। बट जब ये पोएम को लिख रहा था, तो उस टाइम भी इसने ओड टू मेलंकली को रीड आउट किया था। एक जनरल सी बात है कि दोनों पोएम ही इस वर्क से इंस्पायर्ड हैं, आप ये कह सकते हो कुल मिला के।
यहाँ पर इनकी कोटेशन है जो आपको याद रखनी है। द कोटेशन इज ड्वेल इन ब्यूटी एंड ब्यूटी डेट मस्ट डाई। तो यहाँ पर आपको एक कोटेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ग्लोब्ड पोइनीज एक फ्रेज है जो कि इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कोटेशन जरूर याद करना, ड्वेल इन ब्यूटी वाली। फिर है ओड टू इंडोलसेंस। तो ओड टू इंडोलसेंस है, इसके अंदर एम्बिशन, लव एंड पोइट्री की बात की गई है, ठीक है। ओड टू इंडोलसेंस, जस्ट इतना सा याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ओड टू फैंसी, पोएम का नाम है, बस याद रखना है, जस्ट पोएम का नाम आपको याद रखना, ओड टू फैंसी, ठीक है, ठीक है। फिर है ओड टू साइकी, जिसमें एक वुमेन है, उसके क्यूपिड, मतलब क्यूपिड होता गॉड ऑफ लव, जो लवर है उसके लिए जो है यहाँ पर बात की गई है, ओड टू साइकी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसकी एक कोटेशन है, ये याद रखना। ए रोज सेंचुरी विल आई ड्रेस्ड बाय द यूज माई ब्रेन फॉर साइकी, ठीक है। तो कुछ कोटेशन है किड्स की, फेमस ही है तो पूछ ली जा सकती हैं, तो आपको एक कोटेशन याद रखना है। नेक्स्ट है ईव ऑफ सेंट एग्नीस, मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोफेरियो और मेडलिन की जो है स्टोरी है यहाँ पर काफी प्यारी सी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सस्पेंशन और ये सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से तो ये काफी अच्छी पोएम है, मतलब फेमस पोएम है। स्पेंसरियन स्ट्रेंजा से रिलेटेड है। स्पेंसर का जो स्ट्रेंजा है वो 9 लाइन में लिखा गया था, ध्यान रखना, 9 लाइन्स में, ठीक है। तो स्पेंसरियन स्ट्रेंजा से इंस्पायर्ड कह सकते हो आप इसको। मेडिवल थीम है, स्पेंसरियन स्ट्रेंजास है ईव ऑफ सेंट एग्नीस के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओ लीव मी नॉट फॉर दिस इटर्नल वॉव, ये लाइन्स है इसकी कोर, ठीक है। ऑन फास्ट लुकिंग इनटू द चैपमैन्स होमर्स, ये मतलब चैपमैन्स को, ट्रेडिशन को, हर चीज को, ग्रीक को, मैथोलॉजी को बहुत अप्रिशिएट करता था जॉन किट्स। और ये जॉन किट्स की क्या है भाई, फेमस पोएम्स हैं जो हमने पढ़ी हैं। तो इट्स ऑल अबाउट जॉन किट्स। बट एक छोटा सा पॉइंट है जॉन किट्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन किट्स ने एक टर्म दी है नेगेटिव कैपेबिलिटी, सुना होगा आपने। तो ये जो टर्म्स है इसने एक लेटर के थ्रू लिखी थी, ठीक है। इन ए लेटर टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस किट्स, तो इसने एक लेटर लिखा था जिसमें इसने एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया था नेगेटिव कैपेबिलिटी। समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या था, इसने शेक्सपियर के लिए ये वर्ड यूज किए थे जानबूझ के, ठीक है। अब ध्यान से ये चीज सुनना, आप नेगेटिव कैपेबिलिटी को आप नेगेटिव मत सोचना कि ये तो नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब नेगेटिव है। ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता, नेगेटिव नकारात्मक पुनर्बलन भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ही डिस्क्राइब द टर्म एज व्हेन ए मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजंस। कीट्स ने क्या कहा था, मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी इन द सेंस क्या है कि कीट्स कहता है कि आप खुद बहुत पॉजिटिव बनते हो, मान ले मैं बहुत अच्छी हूं लेकिन मैं एक ऐसी राइटिंग लिख देती हूँ जिसके अंदर मैंने बहुत बुरे बुरे कैरेक्टर्स को क्रिएट कर दिया हो, ठीक है। तो वो कहता है कि देखो यही तो राइटर की खास बात है, यही तो उसकी खास कैपेबिलिटी है कि वो चीज नहीं है, स्टिल ही इज पोर्ट्रेइंग दैट थिंग। तो ये राइटर की एक मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गुड पॉइंट, नॉट अ बैड पॉइंट, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन ए मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट विदाउट इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट ऑफ रीजंस, कि भाई मैन है वो खुद ऐसा नहीं है, फैक्ट और रीजंस नहीं है उसके पास इस चीज के लिए, बट स्टिल ही इज पोर्ट्रेइंग दैट थिंग, तो वो उस चीज को पोर्ट्रे कर देता है। Keats stated the great poet should have the willingness to remain in doubt and not to revolve conflict and ambiguous। मीन्स ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको ऐसी राइटिंग लिखनी चाहिए जिसके अंदर डाउट्स रहें, पोइट को सब कुछ अपना रिवील नहीं करना चाहिए, लोगों को डाउट्स रहने चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि इसके क्या थीम बन सकती है, वो खुद भी दिमाग निकालें, मतलब ये सारी चीजें जो है इसने बताई है, ठीक है। कि इमेजिनेशंस, एलिमेंट, डाउट्स, ये एम्बिग्यूटी मतलब होनी चाहिए आपकी पोइट्री के अंदर, एक सस्पेंस जो है रहना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मतलब इसने एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या लिखा है कि शेक्सपियर के लिए लिखा है ही रियलिटी ऑल मैनिफेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या कहता है कि भाई जो भी एक पोइट है उसको ओपन माइंडेड रहना चाहिए, टू एम्ब्रेस एंड अनश्योर द एम्बिग्यूअस of avoid the temptation of the rationalized uncertainties to negate one's own personality and prejudice। Keats believed that Shakespeare possesses the quality of negative capability। मीन्स कुल मिला के मैं तुम्हें शॉर्ट में क्या समझाती हूँ, ये कहता है कि ये आप हो, आपके वर्क ऐसे होने चाहिए कि लोग समझ ही ना पाए ये आपका वर्क है, आप इस तरीके से क्रिएट करो कि आपकी क्वालिटी दिखे, आपकी रियलिटी उसके अंदर झलके ही ना। तो ये जो टर्म है दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो इसने
कहा कि भाई मेरे ख्याल से शेक्सपियर परफेक्ट एग्जाम्पल है, लोग शेक्सपियर को आज तक नहीं समझ पाए, कोई कहता है कि मार्लो ही शेक्सपियर है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये टर्म इसने इसके लिए यूज की है। तो गाइज होप सो आपको जॉन किट्स समझ आया है। फटाफट से जॉन किट्स अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं पीबी शैली के साथ। थैंक यू। ये मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो इसलिए डाली है फास्ट, क्योंकि जो लाइव पढ़ाया था उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए रिकॉर्ड करके डाली है। ठीक है, तो बाद वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो कि क्लास कब हुई है, ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है।